इस प्लेलिस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेशन अमंग एजेंट्स। एजेंट्स आई होप आपको समझ आ गया है, टाइप्स ऑफ एजेंट एंड ऑल दैट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एजेंट्स आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। जो कम्युनिकेशन है वो बेस्ड है मैसेज पासिंग पे, एक दूसरे को मैसेज पास किया जाता है एंड ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है एक एजेंट दूसरे एजेंट से डायरेक्टली बात कर रहा है। और दूसरी है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है एक एजेंट इंफॉर्मेशन भेज रहा है ग्रुप ऑफ एजेंट्स को। इसका क्या मतलब है कि लेट से जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज। ठीक है। और तीसरा हो गया मीडिएटर। जैसे अगर मुझे किसी से बात करनी है, मुझे उसका डायरेक्ट एड्रेस नहीं पता, तो मैं किसी थर्ड पार्टी से उससे बात करूँगी। ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एजेंट्स इज़ मीडिएटेड बाय अ थर्ड पार्टी। तो ये है 3 तरह की कम्युनिकेशंस जो एजेंट्स में होती हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मल्टी एजेंट सिस्टम। अब मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा एजेंट जहाँ पे मल्टीपल सिंगल एजेंट्स काम साथ में करते हैं। जब बहुत सारे एजेंट्स एक साथ काम करते हैं तो हम उसे मल्टी एजेंट सिस्टम बोलते हैं। इसमें मल्टीपल एजेंट्स होते हैं जो एक कॉमन गोल के साथ काम करते हैं कि उनके वर्क का गोल एक ही है और उन्हें एक सर्टेन टास्क अचीव करना है। तो एक सर्टेन टास्क और एक सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे एजेंट्स एक साथ काम करते हैं। जैसे ह्यूमन भी एक एजेंट है, सॉफ्टवेयर भी एजेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एजेंट्स भी होते हैं। अब लेट से जैसे हमारी क्लास, अभी हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैं भी एक एजेंट हूँ, जो आप सुन रहे हो आप भी एक एजेंट हो। तो हम सब साथ में काम करते हैं to achieve some common goal. Self-interested goals where each agent competes against each other for resources. अब जैसे let's say अब हम सब लोग, जैसे एक प्रोजेक्ट है, कंपनी का प्रोजेक्ट है, उसे कंप्लीट करने के लिए 6 लोग साथ में काम कर रहे हैं। कोई एक डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। तो हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे और सेम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। दे आर रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट टू अचीव अ सर्टेन टास्क। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। लेट्स से अब 3 लोगों को एक ही रिसोर्स चाहिए। जैसे मेरी टीम में 6 लोग हैं, 3 लोगों को प्रिंट करवाना है। तो ये नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देंगे। सो दे नीड दैट रिसोर्स बट दे नीड टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है। तो जो मल्टी एजेंट सिस्टम है इनमें ही कम्युनिकेशन। अब अगर एक सिंगल एजेंट काम कर रहा है तो उसने किसके साथ कम्युनिकेट करना है? ही कम्युनिकेट उस एजेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन के साथ करना हो सकता है। इन बिटवीन एजेंट्स कम्युनिकेशन कब होगी? जब बहुत सारे एजेंट्स एक पर्टिकुलर टास्क पे काम करेंगे। मैंने आपको ह्यूमन की एग्जांपल दी, आप रोबोट्स में या आप सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम। अब जब बहुत सारे एजेंट्स एक साथ काम करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहले मॉड्यूलैरिटी। अब सेम जैसे कि अगर 6 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उन 6 के 6 लोगों की डिफरेंट एक्सपर्टीज़ है, एक सॉफ्टवेयर में अच्छा है, एक हार्डवेयर में अच्छा है, एक वेब टेक्नोलॉजी में अच्छा है, एक मशीन लर्निंग में अच्छा है, तो दे आर स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। एक एजेंट पे सारा प्रेशर नहीं आएगा। जो भी हमारा वर्क है उसे हम डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिपेंडिंग अपॉन स्पेशलिटी डिवाइड कर सकते हैं और जिसका जो भी स्पेशलिटी है वो वाली सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। मतलब एक प्रॉब्लम को आप सब प्रॉब्लम में, जैसे अगर मेरी P एक प्रॉब्लम है तो मैं उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, 6 मॉड्यूल्स में, 6 सब प्रॉब्लम्स में, और जिसकी जो स्पेशलिटी होगी एजेंट की, मैं उस एजेंट को वो वाली सब प्रॉब्लम दे दूंगी। ये होगी सब प्रॉब्लम। इसे कहते हैं मॉड्यूलैरिटी। जब हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंसी। अब क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर दिया और
जो जिसकी स्पेशलिटी है वो इंसान उसके ऊपर काम कर रहा है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो मोर क्विकली सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि ड्यू टू इनहेरेंट कंकरेंस एंड पैरेललिज्म, मतलब एक साथ कितने मॉड्यूल्स पे या सारी सब प्रॉब्लम्स पे एक साथ काम हो रहा है। डिफरेंट एजेंट्स आर वर्किंग एट सेम टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड इज रियलाइबिलिटी। रियलाइबिलिटी क्या कहती है? इट अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। जो सेंट्रलाइज सिस्टम्स है वहाँ पे क्या है कि जैसे अगर हमने प्रॉब्लम को डिवाइड नहीं किया, एक बड़ी प्रॉब्लम एज इट इज़ हमारे पास पड़ी है, सबके सब उसी पे काम कर रहे हैं, सारा डेटा एक जगह पे सेंट्रलाइज सिस्टम है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और अगर एक ही इंडिविजुअल एजेंट उसके ऊपर काम कर रहा है, अगर वो एजेंट फेल हो गया तो अदर एजेंट्स विल तो क्या होगा, काम ही हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर एक का सिस्टम ख़राब भी होता है तो बाकी तो काम कर ही सकते हैं। जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये देखा है कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं वहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अगर आता है, एक जगह फेलियर आता है तो सारा हमारा डेटा लॉस हो जाता है। तो नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का ये है कि एजेंट्स कैन बी क्रिएटेड और डिलीटेड डायनामिकली डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। जैसे अगर मैंने अपना काम स्टार्ट किया 6 लोगों के साथ, फिर मुझे पता लगा कि मेरे प्रोजेक्ट में मुझे कुछ और लोगों की ज़रूरत है, तो मैं इंक्रीज़ कर सकती हूँ। और अगर नेक्स्ट स्टेज पे जैसे प्रोजेक्ट बन गया, डिलीवर हो गया, उसकी मेंटेनेंस स्टेज है, तो मैं फिर से अपने रिसोर्सेज को डी एलोकेट कर सकती हूँ। तो इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है यहाँ पे हमारे पास। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मल्टी एजेंट सिस्टम के। तो अभी बात करते हैं टॉपिक व्हाई डू वी नीड एजेंट कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमने कोलैबोरेट करना है। अब जब इतने सारे एजेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं तो दे नीड कोलैबोरेशन, दे नीड टू नो ईच अदर, दे नीड टू वर्क विद ईच अदर। तो नेगोशिएशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जैसे हम आपस में बात करते हैं, वैसे अगर 4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दूसरे से बात तो करना ही है ना उनको। फॉर दिस पर्पस कॉमन लैंग्वेज प्रोटोकॉल इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अचीव इंटरऑपरेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? इंटरऑपरेबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स टू एक्सचेंज एंड मेक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, एजेंट्स को सबको एक लैंग्वेज प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड समटाइम्स इन इंग्लिश। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश समझ नहीं आती है तो आप मेरे इस लेक्चर में से क्या ही समझ पाओगे? या ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पे, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, अगर आप इंग्लिश को समझते ही नहीं हो तो आप क्या समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? तो इस पर्पस को अचीव करने के लिए हमें अगर एजेंट्स को एक दूसरे के साथ बात करवानी है तो एक कॉमन लैंग्वेज प्रोटोकॉल हमें चाहिए। तो उसके लिए हम इंटरऑपरेबिलिटी को अचीव करने के लिए और कॉमन लैंग्वेज प्रोटोकॉल एक लेके आते हैं कि सब एक लैंग्वेज यूज़ करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया है। और क्योंकि इंटरेक्शन तभी हो सकती है अगर एजेंट्स कैन कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड दी मैसेज। वो सब एक मैसेज एक लैंग्वेज सिखा दो सबको और उसी लैंग्वेज में फिर मैसेज को भेजो। सिंटैक्टिकली एंड सिमेंटिकली। सिमेंटिकली का मतलब होता है उस मैसेज का मीनिंग, और सिंटैक्टिकली होता है सिंटेक्स। जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे उसका सिंटेक्स भी सबको एक जैसा ही पता हो। तो जो एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो डेवलप की गई ACL सो दैट ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए एजेंट्स। अब ACL क्या है? ACL is a common language that was developed in multi-agent system to enable the agents to communicate and exchange messages and knowledges with each other. Complex knowledge, plans, goals can be exchanged with each other। और कौन सी अप्रोच फॉलो की गई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जिन्होंने C++ पढ़ी है दे नो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच।
तो different agent communication languages and different semantic models have been developed to ease the communication agents in multi-agent system. तो बहुत सारी एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस को बनाया गया है. इनमें से दो कौन सी है? FIPA और दूसरी है KQML. फीपा क्या है? फाउंडेशन फॉर इंटेलिजेंट फिजिकल एजेंट्स. एंड KQML क्या है? नॉलेज क्वेरी एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तो मोस्ट पॉपुलर इसमें से यही है FIPA ACL विच इज़ फाउंडेशन फॉर इंटेलिजेंट फिजिकल एजेंट्स एंड KQML विच इज़ नॉलेज क्वेरी एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब देखते हैं KQML क्या है. नॉलेज क्वेरी एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट. ये आप देखो, इज़ अ लैंग्वेज एंड प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग एंड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. ये तो हमें पता है एक एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, ये ACL है, जिससे हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मैसेज ओरिएंटेड कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जिसमें हम सिर्फ मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसमें प्रोटोकॉल्स लिखे गए हैं जिससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है फ्रॉम वन इंटेलिजेंट सिस्टम टू अनदर इंटेलिजेंट सिस्टम. अब हमें पता है हम इंटेलिजेंट सिस्टम या इंटेलिजेंट एजेंट किसे कहते हैं. हम इंटेलिजेंट सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जो किसी गोल को अचीव करने के लिए काम करता है. नेक्स्ट इज़ KQML की लेयर्स. इसमें 3 लेयर्स हैं. सबसे पहले कंटेंट लेयर, फिर मैसेज लेयर, फिर कम्युनिकेशन लेयर. कंटेंट लेयर में एक्चुअल जो कंटेंट है मैसेज का वो प्रेजेंट होता है. कम्युनिकेशन लेयर लोअर लेयर है कम्युनिकेशन की, जिसमें हमें सेंडर की आइडेंटिटी का पता चलता है, रिसीवर की आइडेंटिटी का पता चलता है और यूनिक आइडेंटिफायर जिससे हमें कम्युनिकेशन करनी है. तो मतलब कम्युनिकेशन लेयर में क्या होता है कि सेंडर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस एजेंट ने इस एजेंट को भेजना है मैसेज. सेंडर और रिसीवर को हम आइडेंटिफाई करते हैं और यूनिक आइडेंटिफायर बनाया जाता है जिससे कम्युनिकेशन होगा. नेक्स्ट इज मैसेज लेयर. मैसेज लेयर forms the core of KQML. It encodes the message one application would like to transmit the other. तो मैसेज लेयर में क्या होता है, जैसे मेरे पास मैसेज है कोई, इस मैसेज को एनकोडेड फॉर्म में भेजा जाता है रिसीवर के पास, फिर वो रिसीवर डिकोड करता है मैसेज को. आई होप आपको इतना समझ में आ गया. ये तो बेसिक एक हमारी जो कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम्स होती है या कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट लेयर्स में जो कम्युनिकेशन होती है वो भी ऐसे ही होती है. कंटेंट लेयर में कंटेंट है, कम्युनिकेशन लेयर आइडेंटिफाई करता है सेंडर और रिसीवर को, और मैसेज लेयर में हम एक्चुअल ट्रांसमिशन करते हैं. उसके बाद है KQML रिजर्व्ड पैरामीटर कीवर्ड्स. इसमें पता क्या है, इसमें बस KQML को कुछ बताया गया है कि हाँ इस लैंग्वेज को आपको पता चल जाए कि किस तरह की होती है. देखो कुछ कीवर्ड्स इसमें स्पेसिफाइड हैं, जैसे रिक्वेस्ट इफ़ आप भेजोगे द सेंडर वांट्स द रिसीवर टू परफॉर्म एन एक्शन. अगर सेंडर चाहता है कि रिसीवर कुछ एक्शन परफॉर्म करे तो उसके लिए सिंबल है रिक्वेस्ट इफ़. इन्फॉर्म इफ़, अगर सेंडर चाहता है कि रिसीवर को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कि वो किसी फैक्ट से अवेयर हो जाए, ठीक है. क्वेरी इफ़, अगर सेंडर कुछ जानना चाहता है रिसीवर के कंडीशन के बारे में. द सेंडर वांट्स टू नो वेदर अ गिवन कंडीशन होल्ड्स और नॉट. तो प्रपोजल्स कैसे होते हैं, एक्सेप्ट प्रपोजल, रिजेक्ट प्रपोजल. जैसे नेगोशिएशन चल रहा है, दोनों के बीच में कोई बात हो रही है कि हाँ हम इस कम्युनिकेशन के दौरान कोई हमें जैसे कोई कंडीशन है तो रिसीवर बोलता है कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा या नहीं करूँगा, उसके लिए ये कीवर्ड्स हैं. अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कैसे होता है. ये क्वेरी है एजेंट जो कि अबाउट द प्राइस ऑफ IBM स्टॉक सर्वर की रिप्लाई देखते हैं कि क्या आई है. सेंडर कौन है, जो. कंटेंट क्या है, प्राइस, IBM प्राइस, मतलब उसने पूछा है
कि IBM का इस टाइम स्टॉक का प्राइस क्या है। रिसीवर कौन है, स्टॉक सर्वर। उसने किससे पूछा, अबाउट द प्राइस ऑफ IBM स्टॉक एंड स्टॉक सर्वर वॉज द रिसीवर। रिसीवर ने भी रिप्लाई किया है इसमें, ठीक है। रिप्लाई विद, अब जैसे रिप्लाई विद IBM स्टॉक लैंग्वेज L प्रोलॉग ऑन्टोलॉजी NYS, ये इनका कुछ कोड होगा। टेल, यहाँ पे आस्क वन था, इसने पूछा, अब ये बता रहा है सेंडर इज स्टॉक सर्वर, कंटेंट इज प्राइस IBM 12, रिसीवर जो इन रिप्लाई टू, ये रिप्लाई कर रहा है ना IBM स्टॉक लैंग्वेज L प्रोलॉग। इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। सिंपल कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और उससे सेंड किया जाता है नॉलेज। और दूसरी लैंग्वेज जो हम आज देखेंगे वो है FIPAACL, जो है फाउंडेशन फॉर इंटेलिजेंट फिजिकल एजेंट्स। इसमें भी ये भी एक तरह की लैंग्वेज है, मैसेज ओरिएंटेड, हाई लेवल, सिर्फ सिंटेक्स सिमिलर है KQML से, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर रिजर्व्ड प्रिमिटिव्स। मतलब कि जैसे वहाँ पे भी रिजर्व्ड वर्ड थे, आप देखो रिजर्व्ड वर्ड यहाँ पे क्या थे, रिक्वेस्टिव, इन्फॉर्मिव, क्वेरीफ। तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर सब सारा सेम है, बस जो ये वर्ड्स हैं वो थोड़े चेंज हो गए हैं। जैसे सेंडर इज द वन हु सेंड्स द मैसेज, रिसीवर हु रिसीव्स कंटेंट ऑफ द मैसेज, रिप्लाई विद, आइडेंटिफायर ऑफ द मैसेज, रिप्लाई बाय, मतलब डेडलाइन, कहाँ कब तक रिप्लाई कर रहे हो, इन रिप्लाई टू, जिसका रिप्लाई हो रहा है, लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में कंटेंट लिखा है। ऑन्टोलॉजी इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डोमेन कॉन्सेप्ट्स, जो भी मतलब पर्टिकुलर उनके कोड्स होंगे उसके लिए। प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होगा। कॉन्वर्सेशन ID क्या होगी, मतलब आइडेंटिफायर ऑफ द कॉन्वर्सेशन। इसमें जो कॉन्वर्सेशन होती है उसको कोई ना कोई ID भी प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे ये है सिंटैक्स। इन्फॉर्म, सेंडर एजेंट 1, रिसीवर HPL ऑक्शन सर्वर। कंटेंट क्या है, प्राइस ऑफ बिड गुड, ये प्राइस कंटेंट है। इन रिप्लाई टू राउंड 4, रिप्लाई विद बिड 0 ये कुछ कोड्स होंगे। लैंग्वेज है SL, ऑन्टोलॉजी है HPL ऑक्शन। ये भी इसका एक एग्जांपल है, इसमें ज़्यादा इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया कि क्या लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, कैसे एजेंट्स कम्युनिकेट करते हैं, कितने टाइप की कम्युनिकेशन है, पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट, मीडिएटेड, KQML क्या है, FIPA क्या है, मल्टी एजेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। सो आई होप आपको सब समझ में आया है। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंस्टा का अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Like this video and share it. Thank you.